अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गेहूं की फसल में करे समय पर कीट नियंत्रण। चौलाई की खेती से किसान कमाए अच्छा मुनाफा। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए फसल को इन कीटों से बचाना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो निरंतर आसमान में बादल बने हुए हैं, कोहरे की समस्याएं हैं। इसके कारण जो है गेहूं की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियां आने की संभावनाएं जो है निरंतर बनी हुई है। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो हमें फ़ोन माध्यम के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही कि माहू की समस्या, जिसको कि एफिड भी बोला जाता है, इसका मुख्य रूप से जो है समस्या देखने को मिल रही है। जब किसान भाइयों कोहरे की अधिक समस्या होती है और बादल लगा हुआ होता है, तापमान 20 और 25 डिग्री के आसपास के लगभग अगर होता है और किसान भाई जो है यूरिया का अगर छिड़काव कर दिए होते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो उस समय जो है पौधा बहुत ही कोमल होता है और जिसके कारण जो है यह कीट जो है बहुत अधिक संख्या में पौधे पे अपना प्रभाव डालते हैं। किसान भाइयों इसकी पहचान आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो है काले रंग का होता है। इसके जो प्रोण होते हैं और जो निम्फ होते हैं, यह जो है पौधे की जड़ों के आसपास जो है तने होते हैं, पत्तियों से जो है रस चूसन का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है, पीला पड़ जाता है और निरंतर धीरे धीरे यह सूख जाता है। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए जो है हम तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो नीम का तेल है उसकी 2 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव कीजिए। इसके अलावा जैसे रासायनिक कीटनाशक भी बाजार में उपलब्ध है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का आता है। इसकी 200 से 250 ml मात्रा को जो है 200 लीटर पानी में घोलकर अगर प्रति एकड़ हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हम इससे रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो दूसरा मुख्य रूप से समस्या किसानों के द्वारा हमें जानकारी में प्राप्त आ रही है वह है दीमक। दीमक की जो समस्या होती कई बार जो है भूमि हमारे सूखे होने के कारण जो आप देखेंगे कि दीमक जो होती गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं उसको काट कर खा लेते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है।
यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसके कारण क्या होता है, गेहूं की फसल जो है पीली पड़कर सूख जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो किसान भाई बुआई के समय पर जो है, अगर हम जो नीम की जो खली होती है, अगर 50 किलो जो है अगर हम प्रति एकड़ छिड़काव करते हैं तो और खेत में मिला देते हैं तो निश्चित रूप से जो है दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में अगर हमें दीमक का नियंत्रण करना है तो उसके लिए जो होता है क्लोरपायरेफोस 3 लीटर जो होती है उसको 50 केजी रेत में मिलाना होता है। इसके अलावा जो है उसमें 2 से 3 लीटर पानी भी मिला दें और अच्छे तरीके से रेत में मिलाने के बाद जो है हम खेत में भुरकाव कर दें और उसके बाद तुरंत जो है अगर हम पानी चला देते हैं या सिंचित भूमि कर देते हैं उसमें तो निश्चित रूप से दीमक का हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब तीसरा जो मुख्य रूप से वर्तमान समय में गेहूँ जो है हमारे गम्बोट पर है, तो इस समय जो होता है मुख्य रूप से चूहे की भी समस्या जो है कृषकों को देखने को मिल रही है। इस समय आप देखेंगे कि गेहूँ जो चूहे होते हैं वो बिलों से निकलते हैं और वो पौधे को कुतर कर खा जाते हैं। पौधे के कुछ भाग को जो है वो ले जाकर बिलों में रख देते हैं और बिल आप देखेंगे उसके ऊपर मिट्टी एकदम गिली हुई होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो है जिंक फॉस्फाइड जो आता है उसकी जो है 3 ग्राम मात्रा को जो है 1 किलो आटे में मिलाना है आपको। उसमें थोड़ा सा गुड़ और तेल भी मिला लें और जो चूहे के बिल होते हैं वहाँ पर रखना होता है, परंतु गोलियां बनाकर। परंतु आपको ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक करनी है क्योंकि 2-3 दिनों तक जो है आपको बगैर दवा मिली हुई आपको आटे में जो है गुड़ और तेल की मिली हुई मात्रा को गोलियां बनाकर रखनी है। जब वह 2-3 दिनों तक परिचित हो जाएगा कि यह खाने की चीज़ है, उसके बाद चौथे या 5वें दिन जो है आप उसमें जो है दवा मिलाकर जो है जिंक फॉस्फाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 ग्राम मात्रा को मिलाकर आप अगर रख देते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें चूहों से नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, जैविक विधियाँ भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज गरियाबंद में राज्य माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। महाआरती में होंगे शामिल। बलौदाबाजार बेमेतरा का भी करेंगे दौरा। और राज्य के त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को अर्घ्य किया अर्पित। सीएम भूपेश बघेल आज देंगे किसानों को सौगात। गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में करेंगे राशि ट्रांसफर। 8 करोड़ 23 लाख करेंगे जारी। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चौलाई, जिसे किसान लाल साग भी कहते हैं, इसकी खेती भारत में लगभग सभी स्थानों पर की जा सकती है। किसान भाई चौलाई की खेती कर अच्छी कमाई भी करते हैं, तो आप इस समय इसकी खेती करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई और प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में बता रही हैं कृषि विशेषज्ञ सीमा प्रधान। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की प्रमुख फसलों में से एक है। ये एक गर्म मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। चौलाई की
पत्तों व तनों को बहुत ज्यादा तत्वों के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज व विटामिन ए और सी के लिए मुख्य फसल है। चौलाई साग के लिए पहले हम खेत तैयार करने का बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि साग के लिए अच्छी और भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2 से 300 क्विंटल गोबर की खाद फैला दें और रोटावेटर से जुताई कर खेत को भुरभुरी कर लें। और उसके बाद जब किसान भाइयों को लगे कि मेरा खेत ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से उसको समतल बना लें। और जहाँ तक बात है इसके बुआई का समय, तो मार्च से लेकर सितंबर तक इसका फेवरेबल महीना होता है। इस महीने के अंदर आप किसी भी समय आप खेत में डाल सकते हैं। चौलाई की खेती लगभग सभी प्रकार के वातावरण में की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी से दोमट व चिकनी दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेत में चौलाई की खेती नहीं करें। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था करें। बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 40 किलो और कैल्शियम 80 किलो और पोटास 60 कीजिए। जिस समय आप खेत का बुआई करते हैं उस समय अच्छी तरह से मिला लें। हम बात करें प्रभेद की, तो पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई के नाम से जाना जाता है। और जो C1 और CO2, CO3 जो है ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। और लोकल प्रभेद भी मिलते हैं जिनको किसान भाई अपने उपयोग में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा चौलाई की अन्य किस्में भी है, जैसे अन्नपूर्णा दुर्गा, सुवर्णा, PRA1, PRA2 आदि। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपाचरित बुवाई करें। बीजों को रेत या मिट्टी में मिलाकर 45 सेंटीमीटर पर कतार बनाकर बुवाई करें। और बहुत से किसान भाई जो हैं वो जो लाल चौलाई साग है उसका छिड़काव छिटुआ विधि से करते हैं। इससे सीड का बर्बादी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारी बना ले और बीज में थोड़ा सा मिट्टी या बालू मिलाकर छिड़काव करें। इससे होता है क्या, जो पौधे की दूरी जो होती है सो 4 से 5 सेंटीमीटर बन जाती है। इससे पौधे स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर किसान भाइयों को ये लगे कि इसमें पर्याप्त नमी नहीं है बुआई के समय, तो किसान भाइयों के लिए है कि जब तक अच्छी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय ध्यान दें कि सिंचाई अगर खेत में नहीं है, नमी कम है, तो उसको हल्का सिंचाई कर दें। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन का पौधा होता है तो उसमें समय पर पानी देते रहें। चौलाई फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दरअसल खरपतवार में पाए जाने वाले कीड़े इसकी पत्तियों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी आती है। इसके लिए बुआई के करीब 10 से 12 दिन बाद खेत में हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 40 दिन बाद करें। गुड़ाई करने के दौरान चौलाई के पत्तों की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जो किसान भाइयों को अगर चौलाई के साग के खेत से अगर दोबारा फसल लेना है, तब उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर आप उसमें से जड़ से उखाड़ लें। और जो किसान भाइयों को अगर दोबारा फसल उसमें नहीं लेनी हो तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार आप फसल काट सकते हैं। इसलिए इसके लिए सरल भाषा है कि जहाँ से वो गांठ निकलती है साग की, वहाँ से आप तोड़ लें और उसको मार्केट में भेज दें। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ से अगर साग तोड़ते हैं तो वहाँ से खट से टूट जाए, वहाँ से तोड़ लें। और इस तरह से आप 2 से 3 बार उसमें फसल ले सकते हैं। उसके बाद अगर सीड बनाना चाहते हैं किसान भाइयों,
तो उसको उसी तरह खेत में छोड़ दें। उसके बाद उसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद उसमें सीड लगेंगे। इस तरह से किसान भाइयों अपना इससे बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट इससे पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज गरियाबंद में राज्य माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। महाआरती में होंगे शामिल। बलौदाबाजार बेमेतरा का भी करेंगे दौरा। और राज्य के त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लगा रही है आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं ने स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को अर्घ्य किया अर्पित। सीएम भूपेश बघेल आज देंगे किसानों को सौगात। गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में करेंगे राशि ट्रांसफर। 8 करोड़ 23 लाख करेंगे जारी। महापौर और अध्यक्षों से मुख्यमंत्री बघेल करेंगे चर्चा। 15 फरवरी को करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता। आज के दौर में पशुपालन फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको कम समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस व्यवसाय पर अधिक खर्चा इनके आहार पर ही आता है। यदि पशुपालक भाई अपनी इन पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, तो इनसे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को संतुलित आहार, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव। शीत ऋतु में डेयरी व्यवसाय को आप किस तरह से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गौवंशी हों या भैंसवंशी, इन पशुओं की देखरेख आप जो अत्यधिक ठंड पड़ती है उस समय कैसे करें। तो इस दौरान हमको अपने पशुओं को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यह मौसम ऐसा है जिसमें सर्वाधिक हमारे जो पशु हैं, जो गाभिन योग्य गायें हैं या भैंस हैं, तो वो इस मौसम में गाभिन होती हैं और यही मौसम ऐसा है जिसमें पशु ज़्यादा से ज़्यादा जन्मते भी हैं। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। जो पशु हैं, खासतौर से जो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले जानवर हैं, उनके चारा दाना की व्यवस्था आवश्यक होती है, क्योंकि बरसात निकलने के बाद घास और हरा चारा काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हरा चारा जो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है वह है बरसीम, लूसर्न और जई। इसकी मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आपको खाद्य पदार्थ की जो खर्चीला होता है कंपैरेटिवली, उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो वह हम ये देखें कि एकदम से हम हरा चारा उसको बहुतायत में न खिलाएं, नहीं तो उसको अपच और खासतौर से आफरा की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आप अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। दुधारू पशुओं को 10 किलोग्राम सूखा और 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाएं, जिससे पशु को अपच की समस्या से बचाया जा सकता है। तो धीरे धीरे आप दें। कुछ आपको दाना मिश्रण तैयार करके रखना पड़ेगा, उसमें समावेश करके रखना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम,
इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। खास बात ध्यान रखें, दाना को हमेशा उसको क्रश करके दें, बारीक नहीं लेकिन क्रश करके दें। जो डंठल वाले रेशेदार वाले घास हैं, चाहे बरसीम हो, लूसर्न हो, इनको आप कट करके दें ताकि वह उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े, पाचनशीलता बढ़ेगी, स्वादिष्ट होगा और पशु को ज़्यादा लगेगा। और साथ ही साथ इस मौसम में कुछ पैलेट फॉर्म में भी फूड आते हैं हमारे पशुओं के लिए, तो वो भी समय समय पर खिलाते रहें तो उससे उसके जो और भी बैलेंस हो जाएगा उसका दाना और पानी। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो व भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इसके साथ ही गर्भित पशु को 1 किलो दाना और 50 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त रोजाना देते हैं। इससे पशुओं को सर्दी से बचाव में बहुत अधिक मदद मिलती है। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताजा व स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। आशा है कि आपको मेरे द्वारा आज दी गई हुई जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। आप अपने दुधारू पशुओं का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, खासतौर से इस बदलते मौसम में। आहार प्रबंधन बहुत अच्छा रखना है, उन्हें संतुलित आहार देना है। अपने बछड़े बछियों दुधारू पशुओं को हर तरह की जितना भी टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो उस परिस्थिति में आपको बचा के रखना है ताकि वह किसी भी तरह के जीवन जो संक्रमण है उससे बच पाए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मीरपुर, जिला मंदसौर के कृषक भोगीराम जाटव ने। ये फसलों को पाले से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भोगीराम जाटव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं पाला के विषय में। मतलब पाला है क्या चीज़, ये फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या निदान हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाला है क्या चीज़। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इसी समय जो है सबसे अधिक संभावना रहती है पाला पड़ने की। किसान भाइयों, आप जो है लगातार नज़र बनाए रखें मौसम पर कि क्या मौसम का हाल है, पाला पड़ने की संभावना है कि नहीं है, जिसके लिए आप जो है समाचार पत्र हो गए और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना अंतर्गत जो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है हर मंगलवार और शुक्रवार को, आप उससे भी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है,
तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना पड़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ते, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है कि तापमान जो है गिरने वाला है और पाला पड़ने की संभावना आज रात्रि में है, तो उसका जो इंतजाम है आप दिन में ही कर लें। उत्तर दक्षिण दिशा में आप जो है रात में अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 के बीच पाला पड़ने की संभावना अत्यधिक है, तो आप उसमें जो है धुआं कर सकते हैं। अगर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 6 से 8 जगह आप धुआं कर देते हैं तो लगभग वहाँ का टेम्परेचर जो है सामान्य से 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा और आपकी जो फसल है वो पाला पड़ने से बच सकती है। पाले से बचाव का दूसरा तरीका है सिंचाई। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर के संसाधन उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जो है ढलवा सिंचाई भी फसलों को दे सकते हैं, लेकिन नमी जो है बनाए रखना वो अति आवश्यक है फसलों में। इसके बाद इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है विंड ब्रेकर लगाना। किसान भाइयों, जैसा कि आप कुछ अनुभवी जो किसान भाई हैं वो जानते भी होंगे कि उत्तरी जो ठंडी हवाएं हैं उससे रोकने के लिए जो है विंड ब्रेकर का उपयोग हम कर सकते हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाम, बबुल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अभी वर्तमान में जो उद्यान लगाए होंगे, जिन पौधों की उम्र जो है 2 से 4 महीने की होगी, तो उसको जो है बचाना भी महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रकार से उसको कवर कर लें अच्छे से ताकि उसको पाले से बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ आप थायो यूरिया 1% का घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव जो है फसलों पर कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आज गरियाबंद में राज्य माघी पुन्नी मेले